दोस्तों, रोल्स रॉयल्स इंग्लैंड की है, मर्सिडीज जर्मन की और टोयोटा जापान की। तो 90s में कोई भी कार इंडिया में नहीं बनती थी, तो टेल्को ने ट्रक्स बनाने शुरू कर दिए और इसी से रतन टाटा ने टाटा सहरा और टाटा एस्टेट ऐसी 2 कार बनाई। लेकिन ये गाड़ियां इतनी महंगी थी कि कोई भी आम आदमी इसे खरीद नहीं सकता था। तभी रतन टाटा को एक 100% इंडियन कार बनाने का ख्याल आया। 1993 में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल पार्ट मेकर की मीटिंग में पब्लिकली अपना ये प्लान अनाउंस किया। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए इनकरेज किया। तो जितना बड़ा प्लान तो उतने ही बड़े चैलेंज रतन टाटा के सामने थे। पहली बात, उनको इस प्लान के लिए बढ़िया इंजीनियर की जरूरत थी। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत थी। और तीसरी बात, लोगों को लगता था कि इंडिया में फैमिली कार की कोई डिमांड है ही नहीं। लेकिन रतन टाटा का विजन बहुत बड़ा था। वो एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जिसमें 5 लोगों के बैठने की जगह हो, क्योंकि आम इंडियन फैमिली काफी ट्रैवल करती है, तो सामान रखने की भी अच्छी जगह हो और उसके साथ ही कार इतनी मजबूत हो कि वो इंडियन सड़कों पे सरवाइव कर सके। तो रतन टाटा अपने इस काम पे जुट गए। इसके लिए उन्होंने बेस्ट इंजीनियरिंग की टीम बनाई और उन्होंने 120 करोड़ रुपए कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इन्वेस्ट किए। ये अमाउंट बहुत बड़ी थी, लेकिन कार के डिजाइन के लिए सीईडी इम्पोर्टेंट थी। डिजाइन फाइनल होने के बाद उन्होंने टेल्को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 एकड़ की जगह अलॉट की। अब उनको फैक्ट्री में टॉप क्वालिटी की मशीनरी की जरूरत थी। तभी कहीं से उनको निसान ऑस्ट्रेलिया की एक कंप्लीट लेकिन अनयूज्ड असेंबली लाइन के बारे में पता चला। तो जापानीज कार मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिटर्न पाने से खुश हुआ था और रतन टाटा को सारी मशीनरी काफी लो प्राइस में मिल गई। अभी और एक चैलेंज उनके सामने था। उनको ये सारी असेंबली ऑस्ट्रेलिया से इंडिया इंपोर्ट करनी थी और ये काम बहुत मुश्किल था। पहली बात तो उनके इंजीनियर को सारे पार्ट्स डिसमेंटल करने होंगे और लेबल्स को, लेआउट को बहुत केयरफुली स्टडी करना होगा ताकि उन्हें सीक्वेंस में असेंबल कर सके और फिर हर एक पार्ट को पैक करके इंडिया में बेचना था। असेंबली पार्ट्स का वेट 14,800 था, जिसके लिए उन्हें 650 कंटेनर लगे और सारे पार्ट ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाने में उनको 6 महीने लगे। और फाइनली असेंबली लाइन को टेल्को फैक्ट्री में सेट किया तो ये 500 मीटर लंबा था और 400 रोबोट्स उस पर काम कर रहे थे। एक बार रतन टाटा पर्सनली विजिट करने आए तो उन्होंने देखा कि एक पार्ट है जिससे असेंबल करने के लिए इंजीनियर को अप एंड डाउन करना पड़ता था। अगर फैक्ट्री में 300 कार बनेंगी तो उस इंजीनियर को 600 बार ऊपर नीचे जाना पड़ता था। तो रतन टाटा ने उस पर्टिकुलर पार्ट को मॉडिफाई करने का ऑर्डर रोबोट को दिया और कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी टीम कमर तोड़ मेहनत करे। और उन्होंने नोटिस किया कि उनके इंजीनियर्स को हर 500 मीटर का असेंबली लाइन से जाना पड़ता था। तो उन्होंने लोगों के लिए साइकिल्स ऑर्डर किए ताकि आने जाने के लिए उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो और टाइम भी बचा सके। और इस तरह से 1998 में रतन टाटा ने खुद कार चलाई जो पूरी तरह से इंडिया में बनी थी और उसको नाम दिया इंडिका, यानी कि इंडिया की कार।
लॉन्च होते ही इंडिका ने 14% मार्केट शेयर को कवर कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इंडिका के कई सारे पार्ट्स डिफेक्टिव निकल रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए रतन टाटा ने पूरे देश में कस्टमर केयर खोले, जहां कस्टमर अपने डिफेक्टिव पार्ट फ्री में रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों को ना अभी भी अपने देश में बनी हुई चीजें पसंद नहीं आती। लोग बोल रहे थे कि इंडिका देश में बनी है, इसलिए सारे पार्ट्स डिफेक्टिव निकल रहे हैं। तो इस बात से रतन टाटा बहुत निराश थे। लेकिन वो रतन टाटा थे, वो कहाँ हार मानने वाले थे। और बाउंस बैक करते हुए उन्होंने इंडिका का न्यू वर्जन निकाला, इंडिका 2.0 यानी कि इंडिका V2 लेकर आए। और ये नई कार के साथ रतन टाटा ने ये प्रूफ किया, हम लोग भी 100% इंडियन कार बनाने की काबिलियत रखते हैं। ये नया मॉडल पहले मॉडल से बहुत बेहतर था और BBC ने इसे बेस्ट कार का अवार्ड भी दिया। तो दोस्तों, रतन टाटा हमें क्या सिखाना चाहते हैं? अगर आपको खुद पर यकीन हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और हमेशा अपना विजन बड़ा रखें।